यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की क्लासेस चल रही है। ठीक है, तो आज मैं आपको यहाँ पर क्लास 11 का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्लास 11 का सिलेबस जो है वो सीबीएसई, आईसीएसई और कोई भी स्टेट बोर्ड का हो, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम में। मैं आपको यहाँ पर एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम अच्छे से आपको करवाऊंगा। ठीक है, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, रेफरेंस बुक, चाहे वो आपको एनसीईआरटी हो, सीबीएसई के लिए आरडी शर्मा हो, या फिर आरएस अग्रवाल हो, या फिर आईसीएसई के लिए आपको एमएल अग्रवाल हो, या फिर कोई भी आप अगर कॉन्साइज बुक हो, कोई भी आप अगर बुक फॉलो करते होंगे तो आपको इजीली, आपको अच्छे से यहाँ से पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन बन जाएंगे और आपके एग्जाम में भी अच्छे से मार्क्स आएंगे। ठीक है, मैं जो आपको यहाँ पर कंटेंट दूंगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कोई भी एग्जाम हो, आपको इससे बाहर एकदम नहीं पूछेगा। ठीक है, ये क्लास 11 का अभी बेसिक है। ठीक है, अभी देखिए क्लास 11 का जो है रिजल्ट अभी आए नहीं है। ठीक है, सीबीएसई के भी नहीं आए हैं और आईसीएसई के भी नहीं आए हैं, अभी आने में भी 1-2 मंथ लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत सोच के चलिए कि आपको क्लास 11 की जो पढ़ाई है वो एग्जाम स्टार्ट होगा या फिर सेशन स्टार्ट होगा तब करेंगे। अभी तो कुछ मालूम नहीं है, अभी तो रिजल्ट है नहीं, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इस जगह पे A to Z मैं आपको पूरा सिलेबस फॉलो करवाऊंगा। आपको बस कंसिस्टेंसी रखना है और ऑनेस्टी रखना है, इस वीडियो को देखकर पढ़ना है और अपने क्वेश्चंस को लगाना है। आप बाकी सबको भूल जाइए कि स्कूल नहीं चल रहा है, अभी कोई क्लासेस नहीं चल रही हैं, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कुछ नहीं आ रहा है। तो इस जगह आप अच्छे से एकदम आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं आपको वहां पर रिप्लाई कर दूंगा या फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्लास 10 का मैथ होने के बाद, मतलब क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम होने के बाद क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स है वो क्लास 10 से उसका हाइट बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से अभी से पढ़ने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अगर अभी से आप स्टार्ट नहीं किए तो आप एग्जाम में लैग कर जाएंगे। श्योर 100% बात है कि आप एग्जाम में लैग कर जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये जो हाइट है ये अभी किसी भी बच्चे को क्लास 10 से जो 11 में जाते हैं उसको पता नहीं रहता है। लेकिन जब अचानक उसके पास एग्जाम में रिजल्ट आते हैं, अचानक एग्जाम आता है, तो उनको पता नहीं चलती कि आप कैसे पढ़े, क्या पढ़े, इतना सारा सिलेबस कहां से आ गया पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बुक्स होती थी इतनी छोटी 10th में, अभी इतना मोटा बुक आ गया है, तो ये हाइट है वो लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अभी से हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, थोड़ा सा आप मेहनत करेंगे, दिन में अगर थोड़ा सा निकाल के हमारा वीडियो देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने दोस्तों से, आप अपने स्कूल के फ्रेंड से या फिर अपने स्कूल के क्लास टॉपर से आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। और मैं यहाँ गारंटी ले रहा हूं कि आपको इस बोर्ड से बाहर, इस जगह से बाहर आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, आपको A to Z यहाँ पर सिलेबस कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहां से, ये है क्या, कुछ मालूम नहीं अभी तक। ठीक है, देखिए तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कहां से आया। हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास रियल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, बहुत सारे नंबर होते हैं, बट ये नया नंबर हम लोग को सुनने को मिल रहा है। ये आया कहां से, सबसे पहले देखते हैं इसका जरूरत क्यों पड़ा। इसको देखिए, मैं आपको इसको 10th क्लास से रिलेट करता हूं। ठीक है, इसका जो जनरेशन हुआ या फिर ये कहां से स्टार्ट हुआ, ये 10th क्लास से हुआ। आप लोग को याद होगा जब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा नेचर ऑफ द रूट्स। क्या पढ़ा होगा, नेचर ऑफ द रूट्स। इस जगह आपने पढ़ा था नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स में याद है आपको 3 केसेस होते थे। ठीक है, क्या क्या होते थे, एक था रियल रूट्स, एक था आपको रियल एंड इक्वल रूट्स,
और एक जगह था आपको नो रियल रूट्स। तो इस जगह क्या होती थी कि आपको d का जो वैल्यू है वो क्या होता था, ग्रेटर देन 0 होता था। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट है ना, जो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d को क्या फॉर्मूला होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ठीक, इस जगह रियल एंड इक्वल के लिए क्या चाहिए होता है, d इक्वल टू और ग्रेटर देन बोथ इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस जगह क्या होना चाहिए था, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस जगह क्या होता था कि d लेस देन 0। देखिए ये वाला चीज और इस जगह, दोनों जगह हम लोग x का वैल्यू निकालते थे, हम लोग x का सॉल्यूशन हम लोग को मिलता था। और x का सॉल्यूशन कैसे मिलता था, हो सकता है कि वो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से मिल जाए, या फिर आप वो लंबा सा जो श्रीधाचार्य रूल में जो आप रख देते थे x इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला जो था ना, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये था। आप इस जगह रख देते तो आपको मिल जाता था। लेकिन आप इस जगह आप रखते थे क्या, जब ये केस आता था तो आप क्या लिखते थे, इस जगह आपको सॉल्यूशन मिलता था, इस जगह आपको सॉल्यूशन मिलता था, लेकिन इस जगह आप क्या लिखते थे कि हेयर नो सॉल्यूशन, मतलब इस जगह आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता था। कोई भी सॉल्यूशन इसका मतलब है कि हम इस जगह का यहां से हम यहां तक नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते, इसका रीजन क्या था, इसका रीजन ये था कि d का वैल्यू अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब है कि सपोज d का लेस देन 0, सपोज d का वैल्यू आ गया, मान लीजिए -16 आ गया, सपोज कुछ एक वैल्यू आ गया, ये -16 है। अगर इसको हम इस जगह रूट में पुट कर देते हैं तो क्या आ जाता है, रूट के अंदर नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव। अगर ऐसे हम पुट कर दिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट -16 बाय 2। मेन रीजन तो यही था, रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता था, इसलिए हम आगे बोलते थे कि हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हुआ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोला कि अब हम रूट का अंदर जो नेगेटिव आता है, अब हम उसका सॉल्यूशन दे देंगे और अब हम उसका जिम्मेदारी लेते हैं। अब वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहां से हुआ, d लेस देन 0 क्लास 10। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है ना, अब -16। तो ये तो था कि कहां से स्टार्ट हुआ। अब देखिए इसको हम लोग, ये है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे मतलब कि इस रूट का अंदर नेगेटिव जो आता है वो कैसे इसको सॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब देखिए सपोज अगर आपके पास आया रूट के अंदर नेगेटिव, मान लीजिए कि आया रूट के अंदर -16 आया। ठीक, इसका सॉल्यूशन हमको चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, IOTA, इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई। ठीक है, और आयोटा का स्क्वायर अगर करते हैं तो हम लोग को देता है वैल्यू -1। ये आप याद रखिए, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या देता है, -1। तो रूट के अंदर कहीं पर भी अगर माइनस है तो उस जगह क्या लिख देंगे हम, आई स्क्वायर लिख देंगे। उसी के जैसे देखिए इस जगह रूट में अगर आपको दिया हुआ है रूट अंडर -16, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू 16। ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको, -1 की जगह आप लिख देंगे आई स्क्वायर इंटू 16 की जगह आप लिख देंगे 16, और ये दोनों रूट से बाहर निकल जाए तो क्या आ जाएगा 4i। सॉल्यूशन हो गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या देता है, रूट के अंदर नेगेटिव का सॉल्यूशन देता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां से स्टार्ट हुआ। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का मेन पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया है ना। तो क्या याद रखनी है कि आयोटा आई होता है और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, अब देखिए हर एक चीज की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन के आप इक्वेशन लेना चाहे तो आप कैसे ले सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड अगर चाहे। अगर कोई किसी को चाहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ले, मतलब कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे,
जेड से, ठीक है। जेड का किस तरह से लिखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, ए प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ बी। स्टैंडर्ड इक्वेशन यही हो गया, क्या है, ए प्लस आई बी। अब ये ए देखिए, ये क्या है, ये कोई नंबर है, 2 3 4 5 -1 -2 कुछ भी हो सकता है, ये कोई नंबर है, रियल नंबर है। बी भी क्या है, एक रियल नंबर है। ए बी क्या है, रियल नंबर। यहां लिख सकते हैं ए कॉमा बी आर रियल नंबर्स, ठीक है। ए और बी यहाँ क्या है, रियल नंबर है, और आयोटा जो है वो उससे क्या है, मल्टीप्लाइड में है, ठीक है। अब अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो इस a का जो कोफिशिएंट है क्या है, +1, याद रखिएगा हमेशा। b का कोफिशिएंट क्या है, +1। स्टैंडर्ड यही होता है, मींस a का कोफिशिएंट +1, b का कोफिशिएंट i का कोफिशिएंट +b। अगर आपको दे देगा इस जगह कुछ और तो a और b का वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है। वो अभी आगे है, पहले इसको और बेसिक सीख लेते हैं। ये a और b क्या हो गया, रियल नंबर। अब इस जगह a को हम लोग क्या बोलते हैं, a को हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको रियल पार्ट क्यों बोला गया, देखिए इमेजिनरी नंबर कब बोल सकते हैं, जब हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इसका मतलब आयोटा आएगा, तो मतलब कि आई जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, बी के साथ मल्टीप्लाई है। इसका मतलब है कि बी को क्या बोलेंगे हम लोग, इमेजिनरी पार्ट। आई का कोफिशिएंट जो रहेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ आई। आई को छोड़कर सब कुछ, आई को लेना नहीं है, आई को नहीं लेना है, आई को छोड़कर बोलते हैं इसका पार्ट, ठीक है। और इस जगह जो प्लस से सेपरेटेड रहेगा आगे, वो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी, ये रियल पार्ट, ठीक है। अब यहां से हम कुछ समझ लेते हैं, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, अगर पूछ दिया आपको आर ई ऐसे जेड, आर ई जेड मतलब क्या है कि जेड का आपको रियल पार्ट बताना है, तो क्या आ जाएगा, इस जगह ए है, यहां लिख देंगे ए। उसी तरह से अगर ऐसे पूछ देगा आपको कि आई एम जेड, आप बताइए, तो क्या बोल दीजिएगा आपको, बी। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज इस जगह हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं कि z इक्वल टू आपको दिया हुआ है -4 + 3i, ऐसे। तो आप इससे हमेशा इसको इससे कंपेयर करना है। आप कंपेयर कीजिए कि इस जगह क्या दिख रहा है आपको, a की जगह -4 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको a की जगह -4 दिख रहा है, इसका मतलब क्या आ गया कि अगर कोई तुम आपको पूछ देगा कि RE ऑफ z पूछ देगा, तो क्या आप बोलेंगे, -4। और यही आपको अगर पूछ देगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा, ठीक है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, सपोज अगर आपको z का वैल्यू दे दिया है 3 - 3i, तो आप इस जगह रियल पार्ट क्या बोलेंगे, REZ क्या बोलेंगे, 3, और IMZ क्या बोलेंगे, -3। आई को नहीं लेना है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर हम बोले थर्ड एग्जांपल कि लेट G इक्वल टू Z इक्वल टू 3 बस, ओनली 3, तो इस 3 को क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि Z इक्वल टू 3 + I इंटू 0, एक ही बात है, I से मल्टीप्लाई कर तो क्या 0 हो गया। तो अब यहां से आप देखिए कि रियल पार्ट आप क्या फाइंड कर पाएंगे, 3, और इमेजिनरी पार्ट 0। इस तरह से अगर और आपको एग्जांपल अगर मिल जाए,
कि z इक्वल टू सपोज सिर्फ 4i दिया हुआ है, सिर्फ 4, तो क्या इस जगह हम ऐसे बोल सकते हैं कि z इक्वल टू 0 प्लस 4i। तो फिर से आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि रियल पार्ट ऑफ जो z है वो क्या आपको दे रहा है 0, और इमेजिनरी पार्ट यहां पर आपको क्या मिल रहा है 4। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम लोग का कुछ क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये होगा कि सपोज आपको किसका वैल्यू मालूम है आई स्क्वायर का, आपको हमेशा नोट डाउन करके चलना है कि आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो क्या होगा -1 होता है, हमेशा यही नोट डाउन कर चलना है, बस कुछ नहीं। अगर आपको निकालना है कि आई टू द पावर क्यूब का वैल्यू कितना होगा, तो आप इसको आई स्क्वायर में बनाइए। ठीक है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इंटू आई, है ना, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 इंटू आई, तो आ जाएगा -i। हम इसको आई क्यूब को हम इस तरह से क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग आई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है जो -1 होता है। आप इसको किसी भी तरह से बनाएंगे तो आपको -1 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, सपोज अगर कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए जैसे 2020, तो क्या करना है, पहले इसको हम किसमें बनाना है, जो हम लोग को वैल्यू मालूम है, क्या मालूम है आई स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आई स्क्वायर का जो पावर होगा वो कितना होगा 1010। ठीक है, ब्रेक कर सकते हैं, आई स्क्वायर का पावर कितना होगा 1010। ठीक है, पावर को ब्रेक कर दिया हम इस तरह से। अब अंदर में पुट कर देंगे -1 और उसका पावर हो जाएगा, तो अब देखिए ये -1 का पावर क्या है इवन, तो इसका क्या देगा वैल्यू +1, तो वैल्यू क्या जाएगा +1। उसी तरह से सपोज आपके पास अगर है i का पावर 2023, ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाएंगे, पहले वैसे ही कैसे आई स्क्वायर का टर्म में। तो आप अगर आई स्क्वायर का, चूंकि देखिए इस जगह तो ये डिवाइड हो गया, लेकिन इस जगह ये डिवाइड हो सकता है क्या 2 से, नहीं हो सकता। तो आप इसको एक काम कीजिए कि आप एक आई को बाहर निकाल लीजिए, तो बचा कितना 2022 बचा, और 2022 बचा तो उसको फिर आई स्क्वायर में आप कन्वर्ट कीजिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि 10। ठीक है, इस जगह 1011 क्या हो जाएगा आई इंटू यहां आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का पावर। ठीक है, ये -1 का पावर क्या है ऑड है। ठीक है, तो यहां जाएगा -1 और -1 इंटू आई दैट इज -। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं, आपको आई का कुछ पावर अगर दिया रहेगा तो इससे आपको कुछ एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम मिल जाएंगी, कुछ आरडी शर्मा में मिल जाएंगी, आरएस अग्रवाल में बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज एक तरह का क्वेश्चन और मैं बताता हूं, सपोज अगर आपको वैल्यू निकालने दिया कि आई टू द पावर 9 प्लस 1 बाई आई टू द पावर 9, इस तरह से, तो इस जगह एक नई बातें हम सीखेंगे। क्या नई बातें सीखेंगे कि अभी मैंने बताया कि आपको z का जो वैल्यू होता है, z का जो हम लोग डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस आई। ठीक है, इस जगह आप देखिए कि i का वैल्यू कहां पर है, न्यूमरेटर में है। i का वैल्यू क्या है, न्यूमरेटर में है। तो i का वैल्यू अगर आपको न्यूमरेटर में है, मतलब स्टैंडर्ड आपको एकदम ये छाप लेना है अपना दिमाग में, स्टैंडर्ड यही होता है, मतलब i ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में i नहीं होना चाहिए। इस जगह आप देखिए क्या है, डिनोमिनेटर में i है, तो ऐसे तरीके को हम लोग बोलते हैं, ऐसे हम एक फनी लैंग्वेज में हम इसको नाम दे देते हैं क्या, फिजिकली हैंडीकैप्ड। फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो
तो इस फिजिकली हैंडीकैप को थोड़ा मोड़ा सर्जरी करके उसका हाथ पैर ठीक करके उसको अच्छे से बना देंगे कैसा, स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहले सॉल्व करते आए हैं, अभी आई नीचे है ना, तो अभी आई नीचे रख के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई टू द पावर 9 इन प्लस 1 बाई आई टू द पावर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर से वही कीजिए जैसे स्क्वायर में ब्रेक करते थे। तो इसको एक आई रहने दीजिए, 9 है तो एक आई रहने दीजिए, यहाँ आई स्क्वायर का पावर 4 लिखिए, प्लस उसी तरह से आई रहने दीजिए और आई स्क्वायर का पावर 4 लिखिए। हो गया, उस तरह से इस जगह क्या आ गया कि यहाँ पर आई रह गया। अच्छा, यहाँ -1 टू द पावर 4 क्या बनेगा, +1, -1 टू द पावर 4 क्या बनेगा, +1, प्लस हो गया, रहने दीजिए, छोड़ दिए। सेम इस जगह भी +1 होगा, यहाँ क्या बचेगा, आई, मतलब कि +1 बाई। अब इस जगह से लास्ट हम यहीं तक ब्रेक कर सकते हैं और आगे हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस जगह हम देखते हैं कि इस जगह आई जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, जो कि स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, किसी भी फिजिकल हैंडीकैप्ड ये कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करने से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्जरी करने के लिए उसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे। अगर सिर्फ आई नीचे होता है तो यहां पर इसी में आई मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर और आई मल्टीप्लाई कीजिए नीचे, तो आपको क्या मिल जाएगा इस जगह, आई प्लस आई इंटू 1 दैट इज आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर। ठीक, तो यहां से क्या बन जाएगा, आई प्लस आई बाई आई का वैल्यू कितना है, नीचे -1 और ये -1 अगर ऊपर क्या तो क्या बन जाएगा, आई माइनस आई दैट इज। तो इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली इसका मीनिंग क्या दे देगा, वैल्यू। इस तरह से आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप बना लेंगे। ठीक है, तो आपको हम इस तरह से, ये एक सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ आई का सॉल्व करने के लिए। तो आप इस कॉन्सेप्ट से आप इसको निकाल सकते हैं, किसको, आपका बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी कुछ भी होगा, आप निकाल के बना सकते हैं, आपको इजीली बनेगा। ठीक है, अभी देखिए मैं आपको एक और थोड़ा सा हाई लेवल में लेके जाता हूं। जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन होगा, आपके पास एक क्वेश्चन होगा, फाइंड वैल्यू ऑफ -√-1 टू द पावर 4n प्लस 3 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। थोड़ा सा हाई लेवल है, कंसंट्रेट कीजिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या लिखा है, इसका वैल्यू मेरे को चाहिए। अब एक चीज नोटिस कीजिए कि अब कहां से हम क्या शुरुआत करें सॉल्व करना। तो सिंपल से हम लोग के पास बेसिक नॉलेज क्या है कि आई स्क्वायर को हम रिप्लेस कहां कर देते हैं, जिस जगह -1 रहता था। आप इस जगह देखिए कि रूट के अंदर -1, आप इस जगह देखिए कहां पर आपके पास -1 है, इस जगह -1 है। तो आप बाकी को ऐसी चीज छोड़ दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। -आई स्क्वायर 4n प्लस 3। ठीक, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो आ जाएगा -i टू द पावर 4n। अब इसको क्या कीजिए, आप ब्रेक कीजिए। कैसे, एक आपको एक्सपोनेंट पावर रेडिकल मालूम है क्लास 9 की, ठीक है, उसको आप ब्रेक कीजिए। क्या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि -i का पावर 4n इंटू -i का पावर 3। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि -i
का पावर 4n को ऐसे ही रहने देते हैं इंटू माइनस आई का पावर क्यूब को क्या हम बोल सकते हैं कि एक बार -1 का पावर क्यूब बोल सकते हैं और एक बार आई क्यूब को बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, इस जगह आप देखिए कि -i का पावर 4n है। ठीक है, क्या इसको -i का पावर 2 और इसका पावर में 4n 2n आप बोल सकते हैं इस तरह से। देखिए हमको आई स्क्वायर बनाना है, कैसे भी करके हमको आई स्क्वायर के जैसा लाना है। तो इस जगह 4n है तो एक 2 बाहर निकलता है, 2 2 4n हो जाएगा इनटू माइनस क्यूब का पावर कितना हो जाएगा -1 ही हो जाएगा और आई क्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं फिर से वैसे ही आई स्क्वायर इंटू आई। ठीक, यहां पर इसका पूरा का स्क्वायर है ये, तो इस माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया माइनस। इसका बाद इसका मतलब क्या है कि -1 का क्या हो गया ये 2n इंटू इस जगह -1 रह गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, आई का वैल्यू आई। -1 का पावर क्या है 2n, -1 का पावर 2n, इसका मतलब क्या है कि देखिए n का वैल्यू आप इस जगह क्या लेना है नेचुरल नंबर। आप n का वैल्यू कुछ भी लीजिए, इवन लीजिए चाहे ऑड लीजिए, आपको 2 मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपको इवन ही देगा, वो क्या देगा आपको इवन ही देगा। और -1 का पावर अगर इवन होता तो क्या वैल्यू मिलता है आपको +1। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा आपको +1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज +1 इंटू आई बच गया, तो इसका पूरा का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था एंड में। इस तरह से आपके भी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप कुछ क्वेश्चन जो है आप निकाल के बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से अब आगे नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। ये यहां तक आज क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारे एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इस क्लास का भी जो कंटेंट है उसको अच्छे से कॉपी में नोट्स बनाइएगा, बुक से क्वेश्चन बनाइएगा, फॉलो कीजिएगा, रेगुलर रहिए, ऑनेस्ट रहिए, आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ये विकास क्लासेस की गारंटी है कि आपको सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे जो आपको इस जगह पढ़ाए जाएंगे। एकदम सेम कॉन्सेप्ट, सेम कुछ आपको बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देना है, कल से क्यों, हम आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आज से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो हम कल बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मान लीजिए आपका भी कोई एक ऐसा दोस्त होगा जो सोच रहा होगा कि कैसे पढ़े। आपको तो ये वीडियो देखने को मिली तो आप पढ़ने लगे, लेकिन आपको आपकी दोस्तों को तो नहीं मिल पाई, तो आप उस तक शेयर कीजिए। आपके जो भी फेसबुक में ग्रुप में हो, व्हाट्सएप में हो, कहीं पर भी हो, इंस्टाग्राम में हो, कहीं पर भी हो, सब जगह ये वीडियो शेयर कीजिए और अपने इस परिवार को आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। हम आपके मेहनत के ऊपर खरे उतरेंगे, हमारा मेहनत के ऊपर बस हम लोग को बस इतना चाहिए कि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ पर बहुत एफर्ट से आपको मेहनत करवाने के लिए रेडी हैं। हम लोग बहुत मेहनत करेंगे, आप लोग को बस इतना करना है कि अपने दोस्तों में शेयर करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।